नमस्कार। आज थोड़ा सा मैं बात करने वाली हूँ, जो हल्द्वानी में जो घटना घटी, उस घटना पर हम सभी भारतवासियों को इस घटना पर ध्यान देना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और इस पर विचार मंथन सदैव होते रहना चाहिए। मेरे आज के चर्चा का विषय है कि हल्द्वानी जैसी घटनाएं होती रहेंगी, पहले भी हो चुकी हैं, आगे भी होती रहेंगी। जब तक हम इस घटना के मूल तक जाकर जो मूल मुद्दा है उसको जब तक नहीं सुलझाते, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मित्रों, हल्द्वानी से पहले, क्योंकि हल्द्वानी कोई पहली घटना तो थी नहीं, हल्द्वानी से पहले जो घटनाएं हुई अपने देश में, और हल्द्वानी की घटना का एक विशेष कारण देखते हैं, जो तत्कालीन कारण, वो ये था कि वहां पर जो अवैध इमारतें बनी थी, भले ही वो उपयोग के लिए उसमें मदरसे चलते हों, उसमें मस्जिद बनी हो, उसमें कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मूलतः वह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके फिर उस पर कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा करके उसमें अपने व्यवसाय चलाए जाते थे। और इस पर लंबी केस चलने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का किसी को हक नहीं है, इसलिए सरकार इस अवैध कब्जे को हटाए, बलपूर्वक हटाए और सरकारी जमीन को खाली कराए। अर्थात सारी जो कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया, सारा कुछ पूरा हो चुका था। प्रशासन ने उन्हें 10 दिन का समय भी दिया था, 10 दिन की नोटिस भी दी थी कि हम इस तारीख को ये खाली करवाने आएंगे और आप सहयोग करिए। सहयोग की बात दूर, हमने पहले भी ऐसे कई किस्से देखे हैं, कई घटनाएं देखी हैं, जिनमें अवैध कब्जे को हटाने के लिए सरकार अपनी व्यवस्था करती है, यंत्रणा निश्चित करती है, कई लोग इस काम में लगाए जाते हैं और उसका बहुत खर्चा आता है, पर वह सब करते हुए भी सरकार वहां पर अवैध कब्जा हटाने के लिए जाती है और कुछ न कुछ दो चीजें हो जाती हैं, या तो दंगे हो जाते हैं या फिर कोर्ट से स्टे आ जाता है। हमें इन बातों को समझना होगा। ये जो हल्द्वानी में घटना घटी, इसमें कोर्ट से स्टे आने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्वयं कहा था कि अवैध कब्जा हटाओ। लेकिन जैसे ही अवैध कब्जा हटाने की बात हुई, दंगे हो गए। और दंगे किस प्रकार से हुए? सारा मुसलमान समुदाय एक साथ आकर के उसने पुलिस पर भीषण तरीके से हमले किए। इस प्रकार भीषण तरीके से हमले किए जिनके बारे में कोई भी व्यक्ति आसानी से कह सकता है कि ये एक सोची समझी, प्लान की हुई दंगे की या स्थिति को बेकाबू करने का प्रयास था, स्थिति को भटकाने का प्रयास था। और इसमें किसी पे पत्थर बरसें, किसी को चोटें लगें, किसी की जान जाए, इसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वह उनका उद्देश्य था कि पुलिस वालों को चोटें लगें, जो नगर निगम के कर्मचारी बुलडोजर लेकर के आए हैं कब्जा हटाने, उनको चोटें लगें, उनका मोरल डाउन हो, फिर उन पे पेट्रोल बम फेंके जाएं ताकि वे जल के झुलस करके तड़प उठें
फिर उन्हें जलाया जाए ताकि उनकी मौत हो, उन पर गोलियां बरसाई जाएं, और अगर वे भाग करके छिप करके किसी घर में घुसते हैं तो उस घर को भी जलाने का प्रयास किया गया। और भीड़ इतनी थी, तो इतनी भीड़ आई कहाँ से, इतनी भीड़ जमा कहाँ से हुई, ये प्रश्न सभी के मन में उठता है। पेट्रोल बम फेंके गए, तो ये पेट्रोल बम हाथों हाथ फेंकने की तरकीब किसने किसको कैसे सिखाई, कब सिखाई, ये सारा बिना प्लानिंग के नहीं होता है। और ये प्लानिंग कौन कर रहा है? एक तरफ सोया हुआ हिंदू समाज है जो हर बात पे कहता है अच्छा चलो भुगत लिया, अब शांत हो जाओ। मतलब हिंदुओं ने भुगत लिया, अब हिंदू शांत हो जाएं। दूसरी तरफ मुसलमान समाज है जो ये सारा कुछ करके कहता है देखो देखो देखो, हाय हाय हाय, हम पर अल्पसंख्यक होने के कारण हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, हमें कोई संरक्षण नहीं मिलता है। ओवैसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कह दिया कि देश के 17 या 19 करोड़ जो भी मुसलमान हैं वो मोदी पर विश्वास नहीं करते, वे देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करते, वे इस केंद्र शासन पे विश्वास नहीं करते। और भले ओवैसी ने ना कहा हो, पर उसके जैसे दूसरे कई लोगों ने, कई मौलानाओं ने कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं करते। तो हर तरह से ये देश पे विश्वास नहीं करते, ये देश के नागरिक होने पे विश्वास नहीं करते, ये किसी तरह भाईचारे पर, हिंदुओं के साथ भाईचारे पर विश्वास नहीं करते, और पुलिस यंत्रणा पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तो ये है इनकी मानसिकता। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्हें अवैध रूप से सरकारी जमीन को हड़पने नहीं दिया गया, और इसमें पुट ले आएंगे हमारे धर्म के मस्जिद को ये वो किया गया, हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमें प्रताड़ित किया गया, और इस तरह का रोना रोते रहेंगे। तो अब चलो उत्तराखंड की सरकार ने इस पर कुछ कार्रवाई शुरू की, दर्जनों सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे, सैकड़ों पुलिसकर्मियों को जांच पे लगा दिया, कह दिया कि मास्टरमाइंड को पाताल से भी ढूंढ के लाओ। ये सब घटना घट चुकने के बाद, जिसे हम कहते हैं पश्चात बुद्धि या पश्चात कर्म, तो ठीक है पश्चात कर्म भी होना चाहिए, वो भी आवश्यक है, लेकिन हर बार केवल पश्चात बुद्धि ही क्यों, ये एक प्रश्न पूछना आवश्यक है। क्या उत्तराखंड की सरकार इतनी भोली भाली है? क्या वहां का प्रशासन इतना भोला भाला है? और मैं पूछना चाहूंगी कि वो भोला भाला है या वो अपनी सतर्कता भूल करके सो रहा है, वो निष्क्रिय है, वो आराम पसंद है, वो बैठ करके ये इच्छा करता है, केवल इच्छा व्यक्त करता है कि हे प्रभु सब ठीक ठाक हो जाए, सब ठीक ठाक चल जाए ताकि मुझे हिलना ना पड़े। ऐसा तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। और जहां तक मैंने वहां के हल्द्वानी के डीएम के भाषण सुने हैं, जो वहां के एसएसपी की बातें सुनी हैं, जो हमने वहां के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बातें सुनी हैं, मुख्य सचिव की बातें सुनी हैं, मुझे लगता है कि वे उस तरह के आराम पसंद लोगों में से नहीं हैं। वे सतर्क भी रह सकते हैं, सतर्क भी उन्हें होना चाहिए, और आगे चल करके उत्तराखंड के हर जिले के हर डीएम को, हर एसएसपी को इस तरह की सतर्कता दिखानी पड़ेगी। और
मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि केवल जो 10 दिन नोटिस पीरियड था, जिस 10 दिनों में उन्हें नोटिस दी गई कि हम आपका अवैध कब्जा हटाएंगे अगर आपने स्वयं से नहीं हटा लिया तो ये जाहिर था कि सरकार वहां 10 दिन के बाद बुलडोजर लेकर के जाएगी। तो बुलडोजर ले जाने के दिन इस इसकी कोई न कोई तो खबर लेनी चाहिए थी कि क्या जिन जिनके अवैध कब्जे को हम हटाने वाले हैं, इमारतों को ढहाने वाले हैं, क्या उनके उनकी तरफ से कोई इस तरह का प्लान बनाया गया है? क्योंकि इस तरह का प्लान बनता है, बनाया जाता है, आक्रमण होते हैं, रोड़े बरसाए जाते हैं, ईंटें फेंकी जाती हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। ये तो हम कई बार कई जगह देख चुके हैं। तो पहली बात, आगे से उत्तराखंड के हर जिले में जिला के मजिस्ट्रेट और जिला के एसएसपी को सावधान हो जाना चाहिए कि पहले से खबर रखनी चाहिए कि क्या कहीं कुछ घटना घटाने के लिए प्लानिंग हो रहा है, ईंटे रोड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मित्रों, ये तत्काल, मतलब जिसको मैं कहूंगी कि तत्कालीन, शॉर्ट टर्म, ये एक क्या कहूँ, सुझाव कह लो, उपदेश कह लो, जो भी कह लो, ये एक शॉर्ट टर्म तरीका है। असल मुद्दा वहां नहीं है। असल मुद्दा ये है कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि पर इतनी भारी मात्रा में मुसलमान आकर के कैसे बस गए, कैसे वो साल दर साल, माह दर माह सरकारी जमीनों पर अपने अवैध कब्जे जमाते गए, और जब उनकी केसेस को कोर्ट में ले जाया गया तो कोई भी जल्दबाजी किसी को नहीं थी। सरकार कह रही है हाँ आराम से चलने दो, कोर्ट कह रहा है हाँ आराम से चलने दो, और इस प्रकार हम ढील पे ढील हमारी प्रशासन देता जा रहा था। और कई बार तो सत्ताएं बदल रही थी, पक्ष बदल रहे थे, उनकी नीतियां बदल रही थी, तो बीच बीच में ऐसी भी सरकारें आई जिनकी नीति थी कि नहीं नहीं, इनको चलने दो, इनको रहने दो, इन्हें यहाँ बसने दिया जाना चाहिए ताकि हमारी वोट बैंक सुरक्षित रहे। तो ये एक वोट बैंक का भी खेला था। और लेकिन अब जब उत्तराखंड में वह सरकार आई जो कि इस प्रकार के अवैध कब्जे के पक्ष में नहीं है, तो फिर उन्हें बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही गतिमानता से ऐसी सारी जमीनों को तत्काल रूप से चिन्हित करना होगा और हर जगह से अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई को भारी सतर्कता के साथ और भारी शीघ्रता के साथ लागू करने का एक रोड मैप तैयार करना होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल सामने आ रहा है कि वहां जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसमें कई सौ, कई हजार रोहिंग्या थे। तो ये रोहिंग्या, इनको बिल्कुल अच्छी तरह से तुरंत पहचाना जा सकता है कि ये अलग हैं, ये रोहिंग्या हैं। स्थानीय लोगों से अलग करके उन्हें पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार के पास उन्हें हटाने का तरीका क्या है? ये सवाल मैंने पहले भी उठाया था और आज फिर उठा रही हूँ कि सरकार ने देख भी लिया, चिन्हित भी कर लिया कि हाँ, ये एक 40-50 लोगों का समुदाय है जो कि पूरी तरह से रोहिंग्या है, बाहर से कहीं से आया हुआ है, ये इस देवभूमि का रहवासी नहीं है। लेकिन उनको हटा करके उत्तराखंड के बाहर फेंकने का सरकार के पास कोई तरीका नहीं है। और उत्तराखंड से बाहर वो कहाँ जाएंगे? वो उत्तर प्रदेश में आएंगे, वहां से वो भारत के किसी अन्य भाग में जाएंगे। लेकिन भारत नाम का जो राष्ट्र है, भारत नाम का जो प्रशासन है, भारत नाम से जो एक केंद्र सरकार चलती है, उस केंद्र सरकार के पास भी
रोहिंग्याओं को उठाकर देश से बाहर फेंकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस समस्या का समाधान हम कब ढूंढेंगे और कितनी देर लगा करके ढूंढेंगे, और तब तक हमें इन रोहिंग्याओं को सहना पड़ेगा, और तब तक हमें पेट्रोल बम झेलने पड़ेंगे, तब तक हमें अपने पुलिस कर्मियों को घायल देखना पड़ेगा, और नूह जैसी घटनाएं भी होती रहेंगी जहां पर शांतिपूर्ण ढंग से तीर्थ के लिए, अपने भगवान पे जलाभिषेक करने के लिए जा रही भीड़ को चारों तरफ से हजारों लोगों द्वारा घेर कर उनका वहीं पर बलिदान करवाने का प्लान था। वो भी किसके बल पर हुआ? रोहिंग्याओं के बल पर। लेकिन सरकार उन रोहिंग्याओं को देश से बाहर करने में कभी भी सफल नहीं हो सकती है आज की परिस्थिति में, क्योंकि आज सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि उन्हें किस प्रकार देश से बाहर करे। ना प्रावधान है, ना संसाधन है। तो प्रावधान नहीं है तो कोर्ट थप्पड़ मार देती है सरकार को, और संसाधन नहीं है तो प्रशासन हतबल होकर के, हताश होकर के बैठ जाता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम इन्हें निकालें। तो कैसे निकालें? दोनों बातें। तो पहला मुद्दा हुआ कि जहां जहां इस तरह के अवैध कब्जे हटाने की बात हो, वहां सरकार को पहले, जैसे सरकार 10 दिन से तैयारी करती है ना नोटिस भेजने की, वो भी तो तैयारी का ही एक भाग है। तो उसी तरह से सरकार ये भी तैयारी क्यों नहीं करती कि लोग गुंडई करेंगे, लोग हाथापाई करेंगे, लोग बवाल मचाएंगे। इसकी भी तैयारी सरकार को पहले से करनी चाहिए। ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो पहली बात तो ये कि हर बार इस तरह की जब अवैध जमीनों को खाली कराने की कार्रवाई करनी हो, शोभा यात्राओं को प्रोटेक्शन देने की कार्रवाई करनी हो, कहीं पर उत्सव मनाने की बात हो, तब शांतिपूर्ण माहौल बना रहे इसकी गारंटी देने की बात करनी हो, ऐसे हर मौके पर सरकार को पहले से सजग होकर, पहले से ही भांप कर कि ये हो सकता है, उसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। ये पहला नियम। दूसरा, रोहिंग्याओं को देश से बाहर करने का क्या तरीका है, इसकी खोजबीन, इसकी चर्चा, इसके कानूनी प्रावधान, तत्काल रूप से यह काम हाथ में लेना चाहिए और प्रण करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर अंदर हम इन्हें देश से बाहर करेंगे। मित्रों, सीएए जो है वह देश के अंदर लोगों को लाने का प्रावधान है। उसके कारण कोई भी रोहिंग्या देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। वो होगा एनआरसी से, और एनआरसी का कानून आज की तारीख में बहुत ही अपर्याप्त है। और एनआरसी से भी हटकर जहां स्पष्टतया देखा जा सकता है कि यह व्यक्ति रोहिंग्या है, उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए देश निकालने की। और उसे आधार कार्ड देने वाला, उसे पैन कार्ड देने वाला, उसे राशन कार्ड देने वाला, उसे पेंशन पेपर देने वाला, उसे स्कूली दाखले देने वाला, उसे वोटिंग राइट्स देने वाला, मताधिकार देने वाला, ये जो सारे कागजात वो इकट्ठे करता है, वो कागजात किस क्लरिकल स्टाफ के हस्ताक्षर से बनते हैं, उन पर भी सरकार को कार्रवाई करने का एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। ऐसे पहले बार जो सबसे पहले पाए जाएंगे ऐसे 100 क्लरिकल स्टाफ को, उनके अधिकारियों को आप कड़ी सजा दीजिए, फिर बाकी सारे रुक जाएंगे। जो आज ये सारे अवैध कागजात
उन रोहिंग्याओं को या देश के बाहर से आने वाले विदेशियों को मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, उनके लिए कोई ना कोई एक आपको एक संदर्भ बनाना पड़ेगा, उनके सामने एक ऐसा प्रेसिडेंस बनाना पड़ेगा कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि दूसरा हिम्मत ना करे इस तरह के गलत कागजात किसी को बांटने की। अब मैं इससे भी बड़े मुद्दे पर आती हूँ, और वह मुद्दा है कि अल्पसंख्याक कौन है। ये बार बार देश के सारे जो कानूनविद हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, संविधान बचाने की, संविधान पालन करने की और संविधान में संशोधन करने की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनमें से कोई ये नहीं पूछता कि अल्पसंख्याक की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है, किस प्रकार की गई है और क्या वह उचित है। लेकिन हम जो कई बार क्या होता है कि जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के अनुरूप हम एक मान लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं कि हाँ चलो, चूंकि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इस प्रकार के जजमेंट्स कोर्ट के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि अल्पसंख्याक ऐसी ऐसी परिस्थितियों में किसी को अल्पसंख्याक कहा जा सकता है। यद्यपि संविधान में अल्पसंख्याक की परिभाषा नहीं है, लेकिन एक सरकार का अल्पसंख्याक मंत्रालय बना हुआ है, तो ये भी कहा जा सकता है कि जो जो व्यक्ति अल्पसंख्याक मंत्रालय की योजनाओं का लाभ ले रहा है वो अल्पसंख्याक की श्रेणी में आएगा। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि देश में देश की जनता को जिन कई बातों की आवश्यकता होती है, जरूरतें होती हैं, और खास करके गरीब तबके को उन्हें वो आवश्यकताएं उनकी आपूर्ति हो, इस प्रकार की नीति तो सरकार सबके लिए चलाती है, सबके लिए चलाती है, केवल अल्पसंख्यक के लिए नहीं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, यह सब शब्द का प्रयोग होता है जहां हम गरीब या पिछड़े लोगों की बात करते हैं, जिन्हें इस समाज में व्यवस्थित डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे उज्ज्वला गैस। वहां पर ये नहीं कहा जाता कि इसे मिलेगा क्योंकि ये बहुसंख्यक है या इसे मिलेगा क्योंकि यह अल्पसंख्यक है, ये नहीं देखा जाता। तो अल्पसंख्यक के लिए जो प्रावधान बनते हैं, जो योजनाएं बनती हैं, उनका लाभ उठाने वालों में कौन आते हैं। तो यहाँ मैं उज्ज्वला गैस के लाभार्थी, पंतप्रधान निवास योजना के लाभार्थी या शौचालय के लाभार्थी, इनको मैं नहीं गिनूंगी, ये सबके लिए थे। लेकिन जहां अल्पसंख्यकों को कोई ना कोई सुविधा देने की बात आती है, कोई ना कोई कंसेशंस देने की बात आती है, वहां पर ये पूछना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक कौन है। और ये मुद्दा केवल गणित से तय नहीं होता है। गणित की भाषा हम करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक इस देश का मुसलमान 50% से थोड़ा सा आगे बढ़ नहीं जाता, तब तक वो अल्पसंख्याक ही कहलाएगा गणित की भाषा में। और तब तक हिंदू एक पल में बहुसंख्याक से अल्पसंख्याक हो सकता है। केवल गिनती में एक का अंतर आ जाए, एक व्यक्ति का अंतर आ जाए, एक हेड का अंतर आ जाए, एक सर का अंतर आ जाए, तो बहुसंख्याक हिंदू अल्पसंख्याक हो जाएगा। और उससे भी काफी पहले से ही जो आज सो कॉल्ड मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं,
वे अपना तेवर दिखाना आरंभ कर दिया है। तो ये सोचिए कि 19% की संख्या होने पर जिनके तेवर और विक्टिम कार्ड इतने, और पेट्रोल बम और तलवारें इस तरह से खींची जाती हूँ, तो वे जब अल्पसंख्याक से एक की गिनती बढ़ाकर बहुसंख्याक होने की कगार पर होंगे, तब क्या करेंगे? तो इसलिए अगर राष्ट्र को बचाना है तो हमें अल्पसंख्यक को व्याख्यायित करना पड़ेगा। और जो पूरे विश्व में ये माना जाता है कि कोई भी जन समुदाय, जब दो प्रकार के जन समुदाय इकट्ठे रहते हों, तो वह जन समुदाय जिसका प्रतिशत 5% या उससे कम है, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। तो हमारे देश में पारसी, बौद्ध, जैन, सिख, ये तो अवश्य ही अल्पसंख्याक हैं, लेकिन मुसलमान अल्पसंख्याक नहीं हैं। इस बात को जब तक हम नहीं समझते, तब तक हर बार उनके विक्टिम कार्ड प्ले पर हम मौन रहेंगे, अवाक रहेंगे, हतबल रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही पश्चात बुद्धि से पश्चात कर्म हम कर भी लें, लेकिन घटना को रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमें समझना होगा कि हम जिस जन समुदाय की जनसंख्या 20% हो गई हो, 15% हो गई हो, 10% हो गई हो, उसे हम अल्पसंख्याक नहीं कह सकते। वह बहुसंख्याक समाज का मेन स्ट्रीम का एक पार्ट है। भले ही उसमें गरीबी अगर है तो आप गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने की बहुत सारी योजनाएं हैं। उनमें अगर शिक्षा का अभाव है तो उन्हें शिक्षित करो, शिक्षा देने की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि सबके लिए हैं, धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं। तो इसलिए मुसलमानों को जब तक हम अल्पसंख्यक का दर्जा देते रहेंगे, उनके विक्टिम कार्ड को हम सहते रहेंगे। आप सोचिए कि हैदराबाद, अब मैं ओवैसी की बात पर आती हूँ, ये कह रहा है कि 19 करोड़ मुसलमान देश में किसी भी हिंदू पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो जब निजामशाही थी हैदराबाद स्टेट में, ब्रिटिश सरकार थी, 1947 के पहले का समय था, 1910 से 1947 के बीच की मैं बात कर रही हूँ, या मैं कहूँ कि 1910 से भी पहले 1700 से लेकर के मैं बात कर रही हूँ। जब से उस प्रांत पर मुगलों ने कब्जा किया, वे अल्पसंख्याक तो थे, लेकिन हाँ शासक थे, जो ओवैसी बड़े रौब में आकर के कहते हैं ना कि हमने शासन किया, हमने हुक्म चलाए। हाँ, वे शासक थे, हुक्म चलाते थे, और हुक्म ये चलाते थे कि हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को तंग करो, उनकी किसानी फसल को लूटो, बनिया हो तो उसके पैसे को लूटो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को काटो, क्षत्रिय हो तो भी उसे भी निशस्त्र करो, उसे भी लूटो। तो ये लूटपाट का राज इसी ओवैसी के दादा ने, नाना ने मिल करके चलाया था, जबकि गणित के हिसाब से वे बहुसंख्यक नहीं थे, लेकिन अपने रौब के बल पर वे हिंदू समाज को काटे जा रहे थे, पीड़ित कर रहे थे, और हिंदू समाज चुपचाप सह रहा था। ये ओवैसी बात करता है कि 20 करोड़ मुसलमान देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करता, देश के किसी हिंदू पर विश्वास नहीं करता, वो देश की संस्कृति पर विश्वास नहीं करता,
वह देश की सनातन संस्कृति को मानना नहीं चाहता, वो उसे बर्बाद करना चाहता है, ये कहने की हिम्मत वो रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि आज उसे पता है कि आज सरकार, कोर्ट ये कहती ओ बेचारा अल्पसंख्यक है। तो ये बेचारा अल्पसंख्यक, ये विशेषण, ये संबोधन हटाइए। वे ना तो बेचारे हैं ना अल्पसंख्यक हैं। ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक रोहिंग्या भी आते रहेंगे, बांग्लादेशी आते रहेंगे, पाकिस्तानी आते रहेंगे, उत्पात मचाते रहेंगे, स्लीपर सेल बनाते रहेंगे, आपके किसी भी कानूनी प्रावधान को होने नहीं देंगे। अगर आप उनके अवैध कब्जे को हटाते हैं तब भी रोएंगे और उत्पात मचाएंगे। अगर आप शांति से अपने ही इलाके से कोई कांवड़ यात्रा निकाल रहे हों, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हों, गणेश उत्सव कर रहे हों, उस पे भी पत्थर बरसाएंगे। और हो ही गया ना, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी दिन जब कोई एक छोटा सा एक छोटी सी भीड़ किसी रास्ते से जय श्री राम कहते हुए गुजर रही थी, तो उनसे कहा गया, खबरदार, ये मुस्लिम इलाका है, अर्थात यहाँ पाकिस्तानी राज्य चलता है। भैया, भारत में ये छोटे छोटे पाकिस्तान क्यों बनने देंगे हम? अगर वो कह सकता है कि ये मुस्लिम इलाका है, तो हिंदू क्यों नहीं कहता कि उसके अगल बगल का पूरा घेर करके देखो ये हिंदू इलाका है? क्यों नहीं कहता? लेकिन नहीं कहते, हम नहीं कहते क्योंकि हमारी सज्जनता आड़े आती है। क्योंकि आज भी हम इस आशा में बंधे हुए हैं कि सज्जनता से हम उन्हें जीत लेंगे। तो ओवैसी मेरे, ये याद रखो कि जब तक हम अपनी सज्जनता की आशा को रख रहे हैं, तब तक हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ना कह रहे हैं। पर अगर तुम्हें दुर्जनता ही दुर्जनता करनी हो, जिस दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर की जमीन भी पांडवों को वापस नहीं करूंगा, जो लूटा है उसे रख लूंगा, उसे रखे रहूंगा, नहीं लौटाऊंगा। आप वही कह रहे हैं, उसी इतिहास को आप दोहरा रहे हैं, भले ही आपने वो इतिहास ना पढ़ा हो कि हमने मंदिर पे कब्जा किया था, उस पे अपनी मस्जिद का गुंबद चढ़ा दिया था, उसे हम नहीं लौटाएंगे। ना तो आपने दुर्योधन की मिजासी में, ना तो आपने राम मंदिर को लौटाने की बात करी, ना आप कृष्ण मंदिर को लौटाने की बात करेंगे, ना आप विश्वेश्वर के मंदिर को लौटाने की बात करेंगे, क्योंकि आप में वही दुर्योधन समाया हुआ है। तो फिर कभी न कभी तो दुर्योधन को हारना पड़ेगा। लेकिन वो कभी न कभी कब आएगा? जब सरकार इस बात को समझेगी और प्रशासन इस बात को समझेगा कि हमें इस देश में अल्पसंख्यक के लिए कोई ना कोई सीमा रेखा बनानी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी, व्याख्यायित करनी पड़ेगी। और अगर हम इसको यूं ही खुला छोड़ देंगे तो हमारे लिए हर बार हल्द्वानी रिपीट होता रहेगा,
हर बार हल्द्वानी का नया संस्करण हमें झेलना पड़ेगा। उस झेलने के लिए तैयार हो जाइए। जब लोग जख्मी हो जाएंगे, जाकर के अस्पताल में उनसे मिलिए, मातम पूर्ति करिए। कोई मर जाता है, उसे 5-10 करोड़ दे दीजिए। बस यही हमारे से हो पाएगा अगर हमने अपने डेफिनेशंस को, अपनी शब्दावली को ठीक नहीं समझा और ठीक नहीं किया। तो मित्रों, मैं साइंस की विद्यार्थिनी हूँ और लॉजिक भी पढ़ा हुआ है और तत्व दर्शन भी पढ़ा हुआ है। ये तीनों विषय ऐसे हैं जहाँ पर हमें अपनी डेफिनेशन, अपनी सीमाएं बहुत ही सतर्कता से निश्चित करनी होती हैं। मैं आशा करती हूँ कि प्रशासन में भी वह गुण जल्दी आए। नमस्कार।